तो चलो यार, पढ़ते हैं हमारी आगे की स्टोरी के बारे में, जानते हैं कि क्या क्या कहा जाता है इस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन जैसी चीजें हमने देख ली है, स्पेसिफिक हीट भी हमने देख लिया था, चेंज ऑफ स्टेट आज हम पढ़ेंगे और कैलोरीमेट्री भी हम देखेंगे। ठीक है, स्पेलिंग ही गलत हो गई इसकी। तो क्या क्या पढ़ा है भाई हमने? थर्मल एक्सपेंशन, मैं बोल नहीं रहा था इसलिए नहीं आ रही थी। अब आ रही है? बोलिए। यस। ओके, ठीक है। तो थर्मल एक्सपेंशन हमने पढ़ा है भाई। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? जब हम चीज़ों को गर्म करते हैं, ठीक है, तो वो एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दी। थर्मल एक्सपेंशन हमारे तीनों टाइप के मेटल्स में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस के अंदर। सॉलिड का जो एक्सपेंशन होता है ड्यू टू थर्मल हीट या हीट की वजह से, वो मिनिमम होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, लिक्विड का थोड़ा ज्यादा एक्सपेंशन होता है। ठीक है ना, हम देख सकते हैं आराम से, हमारा पानी उबलता है थोड़ा ऊपर हो जाता है, दूध उबालते हैं वो ऊपर हो जाता है, और ठीक है ना। उसके बाद हम गैसेस का देखते हैं तो गैसेस उड़ जाती है। ठीक है, अगर उनका एक्सपेंशन हम करें तो ठीक है, बहुत ज्यादा की होती है एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस जो थर्मली, वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसी वजह से जो हमारे थर्मोमीटर बनते हैं वो लिक्विड के बनाते हैं हम, या फिर गैसेस के बनाते हैं। ठीक है, सॉलिड का कोई थर्मोमीटर हम नहीं बनाते, टेम्परेचर मेजरमेंट करने की डिवाइस होती है थर्मोमीटर। सबको पता है बचपन से कहानी। ठीक है, तो काफी सारी बातें हमने करी थी, स्पेसिफिक हीट और इनके बारे में हमने जाना था। उससे पहले एक और चीज क्या पढ़ लिया हमने, थर्मल एक्सपेंशन। सॉलिड के अंदर लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू एल नॉट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, है ना। एरिया एक्सपेंशन दैट इज A इज इक्वल टू ए नॉट वन प्लस बीटा डेल्टा टी, है ना। और वॉल्यूम एक्सपेंशन दैट इज V इज इक्वल टू V नॉट वन प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है, एल्फा इज इक्वल टू क्या होता है? बीटा बाई टू एंड इक्वल टू गामा बाई थ्री। इन तीनों में रिलेशन होता है 1:2:3। ठीक है, सबको पता है ये चीजें? यस और नो? यस सर। मैंने माइक अनम्यूट, ऑल राइट, बढ़िया। बोल गए आप लोग, मैं कहने वाला था माइक अनम्यूटेड है, कोई बोल नहीं रहा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये वाली बातें हम लोग जानते हैं ठीक है। और एक फॉर्मूला था हमारे पास डेल्टा वी अपेरेंट का, वो अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ द लिक्विड। तो दिस इज वी गामा लिक्विड माइनस ऑफ गामा कंटेनर इनटू डेल्टा टी। ठीक है, जितना एक्सपेंशन लिक्विड का होता है उतना दिखता नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं अपेरेंट, क्योंकि लिक्विड और कंटेनर दोनों का ही होता है। उसके बाद हमने देखा था गैसेस के बारे में, तो गैसेस का जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो 1/T होता है ओनली। तो हमारा जो ये वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और भी इसके बाद हमने देखा था स्पेसिफिक हीट्स के बारे में। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस भी हमने देखा था, जिसका फॉर्मूला होता है वाई अल्फा डेल्टा टी। ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है? एस इज इक्वल टू क्यू बाय एम डेल्टा टी। ठीक है, किसी वन या यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड होती है वो क्या कहलाती है? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हीट। ठीक है, हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? गिवन मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो हीट कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, मोलर के लिए 1 मोल के लिए हो जाएगी उसमें, यहाँ पर क्या है? यूनिट मास है, वहां पर क्या हो जाएगा? यूनिट मोल हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। ठीक है, सो ये बातें होती है हमारे पास रिवीजन के अंदर हमने करी थी ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस की। तो इसमें कोई अलग चीज नहीं है, ये भी वही होती है। सी से अगर इसको दिखा दें हम, तो दिस इज क्यू बाय एम डेल्टा टी, यानी कि जो 1 ग्राम गैस है या यूनिट मास ऑफ गैस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस हो जाएगी। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा अलग चीज नहीं है। बट लेकिन जो हमारी गैस है वो प्रेशर के साथ बहुत अच्छे से वेरी करती है। ठीक है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, घट जाता है। ठीक है, तो कुछ स्पेशल कंडीशन में भी इस गैस की जो हीट है, स्पेसिफिक हीट है, उसको मेजर किया जाता है, उसको नापा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, सेम टू सेम डेफिनेशन है, बस दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तब कौन सी प्रोसेस होती है? आइसो
कोरिक, ठीक है, पढ़ा है ये केमिस्ट्री के अंदर अभी। ये सर पढ़ा है। यस, तो ये प्रोसेस सर फिजिक्स इसका, में भी है। हाँ फिजिक्स में अब आएगा थर्मोडायनेमिक्स वगैरह में, है ना। तो ये है आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। गैस का वॉल्यूम क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। वो एक्सपेंड नहीं कर पा रही है, उसका वॉल्यूम जितना है उतना ही रहेगा। उस कंडीशन में जब इसकी स्पेसिफिक हीट निकालेंगे तो उसको हम सीवी से डिनोट करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, सीवी। सिमिलरली कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर भी ये की यही कहानी है। 1 ग्राम गैस या यूनिट मास ऑफ द गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट हमें रिक्वायर्ड होती है वो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर कहलाती है। कांस्टेंट प्रेशर को क्या बोलते हैं, सीपी, आइसोबारिक। आइसोबैरिक। यस, तो ये चीजें हम देखेंगे अब आने वाले चैप्टरों के अंदर, अभी तो इससे चलते हैं हम आगे, ठीक है। बस जानकारी के लिए काफी था इतना कि ये होती है कहानियां, ठीक है। तो इसके एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो विच ऑफ सब्सटेंस says A, B or C has the highest specific heat. The temperature versus diagram as shown is in the figure. क्या सही हो सकता है इसके लिए? सर सी। यस, सी सही होगा। सी। सी के कुछ सी बोल रहे हैं, कुछ ए बोल रहे हैं। तो स्पेसिफिक हीट यानी कि किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए हमें उसे कितनी हीट देनी पड़ती है, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कहलाती है ना। यही है, यही पढ़ा है हमने, देखो डेफिनेशन यही यस लिखी सर, है। यही पढ़ा है। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, यही होता है। तो अब यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा टाइम किस में लग रहा है, सी के अंदर लग रहा है, उससे कम बी में लग रहा है, उससे कम ए में लग रहा है, ठीक है। ये एक्स एक्सिस टाइम वाली एक्सिस है ना। तो यहाँ पर 15 लग रहा होगा, यहाँ पर 10 लग रहा होगा, यहाँ पर 5 लग रहा होगा। तो सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है सी के ऊपर, उसके बाद बी के ऊपर, उसके बाद ए के ऊपर, ठीक है। सो हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, तो हीट हम दे रहे हैं, सेम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं हम तीनों के अंदर, ठीक है। तो वो सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें हीट सबसे ज्यादा किसको देनी पड़ेगी, सी को, उसके बाद बी को, उसके बाद ए को। क्यों, क्योंकि हमें जब हीट टेम्परेचर बढ़ाना है ए बी और सी का टी से, तो हमें ए को सबसे कम हीट देनी पड़ रही है, इस वजह से वो इस टेम्परेचर के ऊपर जल्दी पहुंच गया। बी को उससे थोड़ी ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, इसलिए उसमें थोड़ा सा और टाइम लगा। सी को सबसे ज्यादा हीट देनी पड़ रही है, इसलिए उसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। तो जो हमारी हीट है ना वो टाइम के प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जिसको जितनी ज्यादा हीट दोगे उसमें उतना ही टाइम लगेगा, है ना, है कि नहीं बात। यस सर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हीट होगी हमारी सी की, फिर उसके बाद बी की, फिर उसके बाद ए की। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, ठीक है। जिन्होंने सी बोला था उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। तो ऑप्शन थैंक यू नंबर सर। सी इज द करेक्ट, ऑलराइट, ठीक है। सो अब बात करते हैं बच्चों वाटर इक्विवेलेंट की, ठीक है। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है, वाटर इक्विवेलेंट ये है कि अगर कोई बॉडी हमें दी गई हो, कोई भी रैंडम शेप होगा, कोई बॉडी हमें दी गई है, इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से हमें बढ़ाना है और इसको हम डेल्टा क्यू हीट हम दे रहे हैं, ठीक है। तो और इसका स्पेसिफिक हीट एस भी हम बोल देते हैं और इसका मास हम एम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से हमें इंक्रीज करना था, तो इसके कंपैरिजन में हम वाटर का कितना मास ले लें, इतना ही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको इतनी ही हीट हमें देनी पड़े, ठीक है। वाटर का हम कितना मास लें
ताकि इसका टेम्परेचर भी हम डेल्टा टी से बनाए और इसको डेल्टा क्यू ही हीट हम दें, तो वाटर का कितना मास हमें रिक्वायर्ड होगा उसके लिए, वही हमारा क्या होता है, वाटर इक्विवेलेंट होता है। वाटर की स्पेसिफिक हीट क्या होती है, एस डब्ल्यू, जो कि 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड होती है। ठीक है, वर्ड्स के अंदर में लिखो इसको। तो जितनी जो बॉडी है हीट रिलीज कर रही है या हीट गेन कर रही है, उतना ही वाटर हमारा हीट रिलीज और हीट गेन करेगा। लेकिन मैंने बताया था आपको, हमारी जो हीट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाँ, हमारे मास के ऊपर भी डिपेंड करती है। देखा था ना आपने, Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, है ना। तो इसका मासेस का कंपैरिजन है वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ वाटर, सॉरी हीट रिक्वायर्ड नहीं, गुड इवनिंग काजल। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट एब्जॉर्ब्स और रिलीज, ठीक है, द सेम अमाउंट ऑफ हीट जैसा कि हमारी ये बॉडी कर रही है। ठीक है, तो द सेम अमाउंट ऑफ हीट एज इट इज डन बाय द बॉडी, जब हम बॉडी को ठंडा या गर्म करते हैं, व्हेन हीटेड और कूल्ड। ठीक है, सो ये होता है हमारा वाटर इक्विवेलेंट। समझ में आई बात, कि किसी यस सर। बॉडी बॉडी को हमें हीट देनी है, तो उसके कंपैरिजन में हम वाटर ले लें, है ना। तो वाटर का कितना मास हमें लेना चाहिए जो कि वो सेम काम करेगा, इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और इतनी हीट लेने के लिए। गुड इवनिंग सनी। नहीं बेटा, ये अभी हमारा थर्मल ही चल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स इसके बाद आएगा। ठीक है, सो देखो, अब इसको भी सेम हीट दी गई है, इसको भी सेम हीट दी गई है। ठीक है, तो डेल्टा क्यू ऑफ बॉडी इट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ऑफ वाटर, दोनों के पास सेम हीट है। इसको लिखते हैं हम कैसे, एम एस डेल्टा टी। तो एम बॉडी, हाँ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, चैप्टर नंबर कौन सा, 11 है ना। एम बॉडी, एस बॉडी, डेल्टा टी। ठीक है, तो दिस इज क्या हो जाएगा, एम वाटर, एस वाटर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी उड़ जाएगा, तो हमारे पास वाटर का अमाउंट कितना आ जाएगा, एम वाटर विल बी इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है कैलोरी में, 1 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड। ये बेटा इस वीक में खत्म होने वाला है। ठीक है, इसकी मोस्ट ऑफ द चीजें हमने पढ़ ली है। ये आई थिंक 5वां लेक्चर है इस चैप्टर का, चौथा 5वां। ठीक है, सो एस डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 कैलोरी पर ग्राम होता है, तो यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करेंगे, तो एम बी एस बी डिवाइड बाय 1। तो ये कितना हो जाएगा, वाटर इक्विवेलेंट हमारे पास आया, एम डब्ल्यू विल बी इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ द बॉडी। तो इसकी यूनिट क्या होगी भाई वाटर इक्विवेलेंट की, बोलिए। क्या सर? यूनिट ऑफ द वाटर इक्विवेलेंट, ये है हमारा केजी। वाटर इक्विवेलेंट। यस, और कोई कुछ और कह रहा है क्या भाई केजी के अलावा? सर केजी के आगे भी कुछ लगेगा? यस अच्छा, सर। केजी के आगे, अच्छा केजी के आगे और कुछ लगेगा? और यस। कौन कौन कह रहा है भाई? और मैं कहूँ कि ओनली इसकी यूनिट केजी है, ओनली केजी है? या फिर ग्राम है? तो फिर ठीक था मेरा। आ जाएगा सनी, जितना समझ में आ रहा है उस उतना तो करें हम। ठीक है ना, नहीं आए तो फिर लीव कर देना अगर समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो ये वाटर इक्विवेलेंट है केजी और ग्राम इसकी यूनिट होती है। कैसे होती है, देखो यहाँ पर ऊपर भी स्पेसिफिक हीट है, नीचे भी स्पेसिफिक हीट है, इसकी वैल्यू 1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। ठीक है, तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट कैंसिल आउट हो गई, बची कौन सी, बस मास ऑफ द बॉडी हमें बचा। तो ठीक है, तो मास किस में होता है, ग्राम में या किलोग्राम में, तो इसकी यूनिट ये होगी। क्लियर है? यस सर। ऑलराइट, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम लेटेंट हीट की बात करते हैं।
अभी तक हमने जो स्पेसिफिक हीट की बात करी थी वो हमारा बॉडी का टेम्परेचर को ही बढ़ा रही थी। अब तक वो लिक्विड को लिक्विड ही रख रही थी, सॉलिड को सॉलिड और गैस को गैस ही रख रही थी। ठीक है, उस कंडीशन में हमारी जो स्टेट ऑफ मैटर है या फेज ऑफ मैटर है वो चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन जो लेटेंट हीट है इट चेंजेस द स्टेट ऑफ द मैटर या फेज ऑफ द मैटर। तो यहाँ पर फेज चेंज होता है, फेज चेंज ऑफ सब्सटेंस या मैटर। ठीक है, ये आप तो देख भी लिक्विड सकते हो, चेंज। है बेटा। ठीक है, तो एल से इसको हम डिनोट करते हैं। देखो, हम बॉडीज को हीट देते हैं ना, तो वो दो तरीके से काम आ सकती है। जब हम बॉडी को टेम्परेचर बढ़ा या तो हीट दे रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं, तो एक तो उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा। और दूसरा ये हो सकता है, या सॉलिड टू लिक्विड में चल सकता है। और दूसरा क्या होगा कि उसका फेस चेंज हो जाए। ठीक है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, है ना। तो लेटेंट हीट हमारा फेस चेंज करने के काम आती है। ठीक है, आप एक बीकर के अंदर बहुत सारे बर्फ ले लो, ठीक है, और इसको आइस क्यूब आपने ले लिए बहुत सारे, ठीक है। यहाँ पर आपने लगा दी मोमबत्ती या हीट, जो भी दे रहा हो आप इसको। यहाँ पर लगा दिया आपने एक थर्मोमीटर, ठीक है। तो अब आप इस थर्मोमीटर से हर 1 मिनट में, हर एक 2 मिनट में ये टेम्परेचर मेजर करोगे क्योंकि आप हीट लगा दिए आपको। लेकिन ये जो इसका टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा बच्चों। कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक कि आपकी बर्फ पिघल नहीं जाती पूरी की पूरी। ठीक है, जब ये तब तक बर्फ वाटर नहीं पिघल बन जाए, जाती वो सर। हाँ, यानी कि उसका फेस चेंज हो जाए, तो फिर ये हीट हमारी कहाँ जा रही है? ये सर ये थोड़ा आइस भी है, को, हाइड है। हाँ, यस सर, उसी को लेटेंट हीट बोलते इसी हैं। को लाइट बोलते हैं। हीट अभी हाइट है, और ये क्या कर रही है, हमारा जो आइस है उसको फेस चेंज करने के काम आ रही है, लिक्विड बना रही है। ठीक है, तो आइस से क्या बन रहा है? लिक्विड बन रहा है, उसके अंदर हमारी हीट काम आ रही है, इसलिए अभी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि जीरो पे ही हमारा बर्फ बनना स्टार्ट होता है, और जीरो पे ही क्या होता है? लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है वो। ठीक है, तो दोनों एक इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। तो ऐसी कहानी होती है हीट के, लेटेंट हीट के फेज जब चेंज होता रहता है, फेज चेंज होता है, ड्यूरिंग द फेज चेंज जो हमारा टेम्परेचर है मैटर का या सब्सटेंस का, वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यस सर। तो अब हम सर इसको डिफाइन करें लेटेंट हीट को, तो वी कैन से, और ये देखो अलग अलग मैटर के लिए लेटेंट हीट अलग अलग होगी। ठीक है, 1 ग्राम बर्फ को आप 80 कैलोरी जो हीट है वो देकर पानी बना सकते हो। लेकिन जो 1 ग्राम वाटर है उसको आपको 540 जूल, या सॉरी 540 कैलोरी हीट देना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बनेगा? वेपर बनेगा। ठीक है, तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए ये जो वैल्यू है इसकी लेटेंट हीट की अलग अलग होती है। ठीक है ना। सो हम लिख सकते हैं हीट रिक्वायर्ड, लेटेंट हीट इज हीट रिक्वायर्ड टू change the state of unit mass। ठीक है, and it depends on the nature of the substance। ये है हमारी कौन? लेटेंट हीट। इसको हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू एम इंटू एल से। ठीक है, तो L कौन है? दिस इज लेटेंट हीट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, सॉरी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट हो जाएगी कितनी? जूल केजी इनवर्स। यस, जूल केजी यस, इनवर्स। जूल केजी इनवर्स, या जूल पर केजी, या फिर कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, सो यहाँ पर एक बात हमने सीखी, ड्यूरिंग फेस चेंज हीट क्या रहती है? रिमेन्स कांस्टेंट। हीट क्या हो गई हमारी? कांस्टेंट हो गई। अब जो लेटेंट हीट होती है हमारी वो दो तरीके की होती है, एक फ्यूजन होती है, एक होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, सो इतनी बातें हमने कर ली है। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम सॉलिड से लिक्विड बना रहे होंगे,
ठीक है ना, या फिर लिक्विड से हम गैस बना रहे होंगे या वेपर बना रहे होंगे, तब हीट एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी? तो इस कंडीशन में हीट एब्जॉर्ब होगी। भाई आइस से आप क्या बना रहे हो, लिक्विड बना रहे ये हो। सर आइस ठीक जो है, है आइस, वो अब्सॉर्ब करेगी हीट को, फिर मेल्ट हो यस, जाएगी। यस मेल्ट हो जाएगी। फिर तो ये हीट एब्जॉर्ब हो रही है इसके मेल्ट अंदर। हो नेक्स्ट अब हम बात करें लिक्विड से, अगर हम सॉलिड बना रहे हो या फिर वेपर से हम लिक्विड बना रहे हो, तब क्या होगा, इस कंडीशन में हमारी जो हीट है वो रिलीज हो रिलीज हो जाएगी। जाएगी। ठीक है, तो हीट रिलीज हो गई। अब हम और बात करते हैं, लेटेंट हीट वगैरह के बारे में लिखते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एल एल एफ से इसको हम दिखाते हैं। तो ये कब होती है, जब हमारा सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो हमारी जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, सो सॉलिड से लिक्विड बनने में भी एलएफ ही यूज करते हैं हम, और लिक्विड से सॉलिड बनने में भी एलएफ ही यूज करते हैं। बस उसमें फर्क क्या हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में हीट गेन होती है, हो रही होती है, और लिक्विड से सॉलिड में क्या हो रहा होता है, हीट रिलीज हो रही होती है। रिलीज। ठीक है, यस। और नेक्स्ट अब हम लिखें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जिसमें लिक्विड, जो लिक्विड से गैस। आवाज नहीं आ रही बच्चों। सर जो सर लिक्विड पता है से गैस जिसमें बने। लिक्विड से गैस हाँ में चेंज। यस, इसके अंदर, यस, लिक्विड टू गैस या वेपर। मेरा नेटवर्क वीक है या आप लोगों का, क्या दिक्कत हो रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही क्लियरली। नो सर, जो बच्चा मतलब रितिका बोल रही है ना, तो उसकी तरफ से नेट इशू प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लेटेंट हीट की बातें। ठीक है ना, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं हम, वाटर इक्विवेलेंट के ऊपर। पहले हम लिख लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ आइस, यानी कि फ्यूजन, जो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, एल ऑफ स्टीम हम लिख लेते हैं, ये होती है 540 कैलोरी पर ग्राम। इसको एल एफ भी बोलते हैं हम, और इसको हम बोलते हैं एल वी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका क्या आंसर होना चाहिए। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 50 ग्राम एल्यूमिनियम हमें बताना है। सर क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी, ए बी सी डी। यस रितिका, आपने सही बोला, लेटेंट हीट हमारे प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करती है। सर ए। यस ए। ठीक है, तो एम डब्ल्यू, मास ऑफ वाटर, वाटर इक्विवेलेंट, तो एम बी एस बी, एम की वैल्यू 50 ग्राम और इसकी 0.2, तो दिस इज 10 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर है इज द आंसर। चलो थोड़ा सा अच्छा करते हैं। ठीक है, तो ए पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h so that it melts completely. Only 1/4 of the heat produced is absorbed by the ice, and all energy of ice gets converted into heat during its fall. The value of H we need to find. Latent heat of ice is given this. G is this. हाँ जी बालकों, क्या आंसर आएगा?
किसी ने लगा रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? तो एक आइस क्यूब है, ठीक है, वो एच हाइट से नीचे गिरता है ना? तो इस एच हाइट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh। हाँ हाँ सर नंबर डी। हाँ। डी, डॉग, या फिर डी फॉर डेली? चलो देखते हैं क्या आएगा। और किसी का क्या आ रहा है भाई? हाँ बच्चों, बताइए हमें। यस। एम आई ऑडिबल? यस क्या सर। आंसर आ रहा है? बोलिए क्या आंसर आ रहा है भाई? और किसी का क्या आया? कुछ भी नहीं करना, mgh/4 को लेटेंट हीट के इक्वल कर देना है ml के। ठीक है, डी। तो चलो देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, एच हाइट से गिराया जा रहा है और इस एच हाइट को ही पूछा गया है। ठीक है, तो 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्सॉर्ब बाय द आइस। इतनी हीट हमारे आइस ने एब्सॉर्ब करी है, यानी कि आइस हमारा एब्सॉर्ब करके इसको वाटर बन चुका है। ओनली 1/4 ऑफ द हीट। टोटल हीट कितनी है? mgh। अभी नीचे आएगा जैसे 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 इसकी हीट कम होती जाएगी, सॉरी एनर्जी कम होती जाएगी, तो अब mgh का 1/4 पार्ट ये क्या कर रहा है? एब्सॉर्ब कर रहा है, जो कि इसकी फेस को चेंज करने में काम आ रही है, जो कि कितनी है? m/l। ठीक है, ये लेटेंट हीट हो गई। अब यहां से m से हम m उड़ा देंगे, तो क्या फाइंड आउट करना था? वैल्यू ऑफ h, कितनी हाइट से हमने गिराया हुआ। तो h विल बी इक्वल टू 4 टाइम ऑफ l अपॉन g। 4 इंटू एल की वैल्यू 3.4 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई g, डेट इज 10। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो 3.4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? दैट इज 13.6। और यहाँ पर से नीचे 10 है तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। ये मीटर में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इट विल बी 136 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यस जयवीर, दैट इज करेक्ट। ठीक है, सो इतना आएगा भाई। ओनली 1/4 हमारा एब्जॉर्ब हो रहा है टू मेल्ट द आइस। उसके बाद वाला हीट बढ़ाने में काम आ रहा होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ाने में। ठीक है, क्लियर है? यस सर क्लियर। यस सर। ऑलराइट, वेरी गुड। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कैलोरीमेट्री की। ठीक है, तो कैलोरीमेट्री क्या होता है? इसके अंदर हम स्टडी ऑफ हीट मेजरमेंट करते हैं। दिस इज द स्टडी ऑफ हीट मेजरमेंट। ठीक है, इसके अंदर एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है जहां पर हम दो अलग अलग टेम्परेचर के सब्सटेंसेस को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं। ठीक है, तो जब हम दो अलग अलग टेम्परेचर को मिलाएंगे तो बहुत देर बाद या इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा? दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा भाई? सेम हो जाएगा? सर इक्वल यस हो और जाएगा। नो? यस सर। यस, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहानी है। क्यों हो जाता है ये? क्योंकि जो हमारी हीट है वो क्या रहती है? कंजर्व। या फिर हीट क्या है? हमारी एनर्जी है। तो एनर्जी हमारी क्या रहती है? कंजर्व रहती है ना? ठीक है, एनर्जी का हम खत्म नहीं कर सकते, उसको इधर से उधर ले जा सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है ना? सो इस कैलोरीमीटर मीटरी के ऊपर ही बेस कैलोरीमीटर एक डिवाइस होती है जिसके अंदर हम ये सारा काटा कुटा करते हैं। ठीक है ना? तो उसके अंदर भी एक कैलोरीमीटर होता है, उसके इंसुलेटेड वॉल्स होती है। ठीक है, तो वो अलग चीज है, उसको अभी हम नहीं पढ़ रहे। अभी हम लॉ ऑफ मिक्सचर यानी कि कैलोरीमेट्री की बात करेंगे। इसको हम लॉ ऑफ मिक्सचर भी बोलते हैं। तो क्या होगा, इसके अंदर हम आइसोलेटेड सिस्टम लेंगे।
ठीक है, इसमें दो अलग अलग टेम्परेचर के सब्सटेंसेस है हमारे पास। ठीक है, तो एक का मास है m1 और इसकी स्पेसिफिक हीट S1, इसका टेम्परेचर ले लेते हैं T1। अनदर का मास m2, इसकी स्पेसिफिक हीट S2 और इसका टेम्परेचर हम ले लेते हैं T2। अब हम देखते हैं, मान लेते हैं कि T1 ज्यादा है T2 से, तो भाई साहब इसका टेम्परेचर ज्यादा है और ये कौन कहाँ पर है, आइसोलेटेड सिस्टम में है। आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि ना तो ये किसी से हीट ले सकता है ना किसी को हीट दे सकता है, ये आपस में ही उलझे रहेंगे। ठीक है ना, तो ये हायर टेम्परेचर पे है तो ये क्या करेगा, हीट को रिलीज करेगा, लॉस होगा इसके पास हीट का, है ना। यस। अब ये हीट रिलीज तो कर दी इसने, अब हीट कहाँ जाएगी भाई, इधर उधर तो घूमती नहीं रहेगी। हमें पता लगा कि आपके पास टेम्परेचर कम है, आपकी हीट कम है, तो आप हमसे हीट ले लीजिए। थोड़ी तो सी ये भाई साहब, जाएगी और थोड़ी सी M2 वाले में जाएगी। यस, ठीक है, तो इसके पास हीट चली जाएगी तो ये क्या करेगा, हीट गेन करेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि ये इसकी जो हीट है ये रिलीज तो कर दी इसने, लेकिन अब ये कहीं और नहीं जा सकती, तो यही यही भाई साहब लेंगे। ठीक है, तो इनकी हीट बढ़ेगी और इनकी हीट थोड़ी सी कम होगी, तो एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमें हमारे पास क्या होगा, अचीव होगा, जिसको हम टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को हमने अलग अलग टेम्परेचर को क्या कर दिया, टेम्परेचर वाली सब्सटेंसेस को मिक्सअप कर दिया। जरूरी नहीं है कि ये लिक्विड तो लिक्विड ही हम मिलाएं, हम लिक्विड में सॉलिड भी मिला सकते हैं और लिक्विड में हम गैस भी मिला सकते हैं, या फिर सॉलिड में गैस भी हम मिला सकते हैं। ठीक है, वो अपने आप अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए, टेम्परेचर बराबर करने के लिए। ठीक है, बस हमें इतनी सी बात याद रखनी है, जो हॉट बॉडीज होती है हायर टेम्परेचर पर जो होंगी वो हीट रिलीज करेंगी, और जो लोअर टेम्परेचर पर होंगी वो क्या करेंगी, हीट गेन हीट करेंगी। गेन करेंगी। ठीक है, सो ये है हमारी कैलोरीमेट्री की कहानी। अब इसमें हो क्या रहा है, देखो, एनर्जी या हीट हमारी बाहर कहीं नहीं जा रही, तो हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस ए विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय द सब्सटेंस दिस बी। इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं। ठीक है, तो हीट लॉस या हीट रिलीज विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट गेन। हीट गेन। ठीक है, यही तो होता है हमारे एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर भी, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी करते हैं हम उसके अंदर, इसमें भी यही किया है हमने। ठीक है, सो यहाँ से हम जो हीट रिलीज हुई है उसको कैसे लिख सकते हैं, डेट इज m1s1 डेल्टा टी एंड इट इज इक्वल टू m2s2 डेल्टा टी। यही हमारा क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहलाता है। ठीक है, सो यहाँ पर डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कैसे लिखेंगे, तो m1s1 डेल्टा टी हायर टेम्परेचर माइनस ऑफ लोअर टेम्परेचर, मिक्सचर के ऊपर पहुंच चुका है आपका फाइनल टेम्परेचर इसका, है ना। तो यहाँ पर ये वाला फाइनल टेम्परेचर लिख दिया, और ये m2s2, अब हायर टेम्परेचर पॉजिटिव ही लिखना है दोनों तरफ। ठीक है, तो m2s2 हायर टेम्परेचर अब मिक्सचर का है, माइनस ऑफ T2। क्यों है, देखो, ये हायर टेम्परेचर था, ये मिक्सचर का टेम्परेचर, ये यहाँ से यहाँ पर पहुंच गए। ठीक है, तो मिक्सचर का टेम्परेचर दोनों के बीच में लाई करना चाहिए, है ना। ऐसा तो नहीं होगा कि भाई हमने दो चीजों को मिलाया, एक थी 100 डिग्री पर, एक थी 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, और दोनों का मिला के 180 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसा तो नहीं होता ना भाई। भाई आप लोग नहाने के लिए पानी को मेंटेन करते हो, ज्यादा गर्म कर लेते हो, तो उसमें ठंडा मिलाते हो आप, तो थोड़ा सा टेम्परेचर और कम हो जाता है। ठीक है, बढ़िया सा पानी हो जाता है तैयार नहाने के लिए, है क्या नहीं। यस सर। यस सर। हाँ, है ना। बहुत कम बच्चे बोले यस सर, कम लोग ही नहाते हैं मतलब सर्दी में, है ना। ऐसे मत करा करो यार, नहा लिया करो। ठीक है, सो m1s1 T1 माइनस टी मिक्स, और ये कहानी होगी बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हमने एक सिंगल फेज की हीट ली की है हमने। यहाँ पर जब फेज चेंज होगा तो ml को भी ऐड कर देंगे हम, आगे आने वाले क्वेश्चन में अंदर देखेंगे उसके अंदर कि ml भी ऐड कर देते हैं हम, फेज चेंज में भी कुछ हीट हमारी काम आ सकती है। ठीक है, तो जब हम बॉडीज को हीट देते हैं तो दो तरीके से काम आएगी, एक तो टेम्परेचर बढ़ाएगी, एक
हमारी फेस चेंज करने की जरूरत होगी तो वो भी कर देगी। ठीक है, तो ये थी हमारी कैलोरीमेट्री की कहानी। इसके ऊपर हम करते हैं एक क्वेश्चन। सीबीएसई 2009 के अंदर आया हुआ है हमारा। तो कैलकुलेशन, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है तो कैलकुलेशन थोड़ी सी अटपटी भी दे देते हैं। तो when 0.45 kilogram of ice at 0 degree Celsius mixed with 0.9 kg of water at 55 degree Celsius in a container। ठीक है, 0 पे है हमारी आइस, 55 पे है वाटर। दोनों का मिक्स किया तो जो इनका इक्विलिब्रियम या मिक्सचर का टेम्परेचर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस। देन वी नीड टू फाइंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, एल आइस हमें फाइंड आउट करनी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज दिस। देखो हायर टेम्परेचर पे कौन है, वाटर है, और ये 55 से 10 के ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, वाटर हमारा जा रहा है कितना, 55 से 10 डिग्री सेल्सियस। हमारा जो आइस है वो 0 से 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो इसका लॉस हो रहा है, इसमें गेन हो रहा है। ठीक है, तो लॉस इज इक्वल टू गेन होता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, है ना। तो हीट लॉस बाय वाटर टू रीच at 10 degree Celsius from 55 degree Celsius, and it should be equal to heat gain by ice to melt। ठीक है, पहले तो मेल्ट किया and to reach 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस से। तो यहाँ पर दो फिनोमिना हो रहे हैं, मेल्टिंग हो रहा है और टेम्परेचर में राइज हो रहा है जब ये पानी बन गया। और यहाँ पर वाटर है, पानी का पानी है, 10 पे भी पानी होता है, 55 पे भी पानी होता है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, दिस इज mass of water, specific heat of water into delta T, and it should be equal to mass of ice, latent heat of ice, plus mass of ice into specific heat of water into delta T। यहाँ पर आइस लिखा हुआ, यहाँ पर वाटर लिख दिया, क्या मैंने गलत किया क्या कुछ, बताओ। नो सर। गलत नहीं किया, क्यों, क्योंकि जो आइस पिघलेगा, है ना, उसी का मास तो हमारे पास वाटर बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हम मास ऑफ आईसी लिख दिया इसको हमने डायरेक्टली। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं, तो एम वाटर दैट इज 0.9, स्पेसिफिक हीट 4186, डेल्टा टी दैट इज 55 से 10 पे आ रहा है। यस जेविड, दैट इज करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो 55 माइनस 10 एंड इट इज इक्वल टू 55, सब समझते हो ना। यस सर। यस ठीक सर। है, ओके। तो एम आइस दैट इज 0.45, एल आइस कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है, प्लस एम आइस इज अगेन 45 और 4186 और ये 10 डिग्री का इंक्रीमेंट। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो एल आइस आएगा हमारे पास दैट इज 33,4480। तो 33,4880 सही लिख रहा था, जूल पर किलोग्राम। सही है, तो यही आंसर है। जेवीर का लेकिन आया ब्रैकेट पर किलोग्राम इनवर्स, ब्रेक ब्रैकेट पर किलोग्राम इनवर्स आया इनका, तो जूल पर किलोग्राम आएगा, है ना।
तो यही आंसर है भाई, है ना? किसी को कोई डाउट है इसके अंदर, कोई परेशानी, एनीबॉडी? नो सर। सर चलिए, ऑल राइट, वेरी गुड, ओके। सो कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फेज चेंज की या स्टेट चेंज ऑफ स्टेट की बात करते हैं। तो अब हमारे पास सॉलिड की फॉर्म में होता है आइस क्यूब, ठीक है? तो इसको रूम टेम्परेचर रख दो या फिर अब इसको हीट दोगे तो क्या बन जाएगा? ये लिक्विड। लिक्विड बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। इस कंडीशन में इसकी जो फेज चेंज हुई है वो किसकी वजह से हुई है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, है ना? सेकंड, अब लिक्विड से हम स्टीम बनाए, इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है? तो ये वेपर बन गया, यहाँ पर आकर गैस बन गया। किस वजह से हुआ? फेज चेंज हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ, बोलो अभी बढ़ के आए, वेपराइजेशन, है ना? फेज चेंज हो रहा है। तो हमारा जो लिक्विड होती है या फिर जो भी चीज होती है, तो वो सॉलिड से लिक्विड में जाती है, फिर लिक्विड से गैस के अंदर भी जाती है, ठीक है? डायरेक्ट भी जा सकती है कुछ चीजें, वो सब्लिमेशन का प्रोसेस कहलाता है, वो एंड में देखेंगे हम इस चैप्टर के या फिर इसके अगले आने वाले लेक्चर में, ठीक है ना? तो ये चेंज ऑफ स्टेट है, हीट दी है तो आइस क्यूब से वाटर बन गया, फिर और हीट मिली तो ये स्टीम बन गया, ऐसी कहानी होती है ना? तो अब चेंज ऑफ स्टेट, इसको हम बोलते हैं हीटिंग कर्व, ठीक है? तो हर एक टाइप के सब्सटेंस के लिए हो सकता है हमारे पास, है ना? सो यहाँ पर आपको दिख रहा है टेम्परेचर और हीट के बीच में ग्राफ। तो यहाँ पर क्या ये जीरो है? बताओ मुझे, यहाँ पर टेम्परेचर जीरो है क्या? बोलो। मैं अगर इसको आइस के लिए ले रहा हूं तो यहाँ पर आइस, बोलो यहाँ पर जीरो है क्या? यस और नो? सर। यस सर। है यस या नो? यस सर। यस यस, सर। यस यस यस। तो मैं कहूंगा नहीं है यहाँ पर जीरो। क्यों? -270। क्यों? माइनस माइनस में होगी वैल्यू, ठीक है? तो ये हम एग्जैक्ट वही वाला रेफरेंस वाला लाइन वाला ग्राफ नहीं बना रहे, ठीक है? ठीक है, अब स्केल वाला ग्राफ नहीं है, उसमें ध्यान देना ये चीज को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आइस है और सॉलिड कंडीशन में, अब हम इसको हीट दे रहे हैं तो 0 डिग्री के ऊपर हीट देंगे तो ये वाटर बनेगा ना भाई। यहाँ पर है 0 डिग्री, यहाँ पहुंचा है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? उसी कंडीशन के ऊपर क्या होता है? आइस हमारा वाटर बनना स्टार्ट होता है और वाटर हमारा आइस बनना स्टार्ट होता है, ठीक है? तो यहाँ पर है 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये ग्राफ एग्जैक्टली इस तरीके से है, अगर इसको यहाँ पर रेफरेंस लेके बनाए तो इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है ना? इस तरीके का ग्राफ आएगा, यहाँ पर नेगेटिव की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो आइस का टेम्परेचर होगा ना वो नेगेटिव में होगा। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपको दिखे वही हो कि हमेशा जीरो ही होने वाला है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कुछ भी -10 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? फिर उसका हमने टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, देखो ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना? टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहाँ पर पहुंचे तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आ चुके हैं हम। तो यहाँ से सॉलिड था, अब पानी बनना स्टार्ट होगा, वाटर बनना, है ना? तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस को मेल्टिंग, मेल्टिंग। ठीक है? तो ये मेल्टिंग पॉइंट है। और लिक्विड से यहाँ पर वापस से पानी से बर्फ अगर बने तो उसको हम बोलेंगे क्या? फ्रीजिंग, है ना? यहाँ पर फ्रीजिंग। क्या क्या है, इस स्टेट पर क्या क्या हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है? बताओ। आइस का ग्राफ बना रहे हैं हम, ये आइस का, उसकी फेजेस का, H2O के। तो यहाँ पर है हमारे पास वाटर भी है प्लस आइस भी है, ठीक यस है ना? सर। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वाटर बनना स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर दोगे तो आइस, है ना? सो ये TM है, मेल्टिंग पॉइंट वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर जो हीट काम आ रही है वो कौन सी आ रही है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पर आकर पूरा का पूरा लिक्विड बन चुका है। अब लिक्विड बना है तो लिक्विड का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं यानी कि हीट ऐड करे जा रहे हैं, उसके अंदर करे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ओनली क्या है? वाटर है,
ठीक है, यहाँ पर है जस्ट वाटर वाटर वाटर। फिर टेम्परेचर बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, तो हम पहुंच गए टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कहाँ पर, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो टीबी हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो लिक्विड से वेपर बनेगा तो क्या हो जाएगा, वेपराइजेशन। और वेपर से वापस लिक्विड बने तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंडेंसेशन, है ना। सुनिए ये टर्म्स पहले। यस सर, यस सुनिए। सर। ठीक है, तो ये कंडेंसेशन हो गया, यहाँ पर वेपराइजेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या एग्जिस्ट कर रहा है भाई, यहाँ पर वाटर प्लस वेपर। हीट कौन सी काम आ रही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हमारा हीटिंग कर्व होता है, अलग अलग तरीके के मटेरियल के लिए अलग अलग हो सकता है। यस दीपक, वाटर प्लस वेपर दोनों चीजें हैं यहाँ पर। ठीक है, सो ऐसी कहानी है। नेक्स्ट अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अभी हमने स्पेसिफिक हीट के लिए टाइम वाला किया था ना, यानी कि हीट बढ़ाओगे तो हीट देने में जितना टाइम लगेगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। यानी कि हीट जो है वो टाइम के साथ हमारी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, या फिर घटती भी जाएगी, लेकिन हमारा टाइम पॉजिटिव होता है, बढ़ता ही जाता है। ठीक है, तो हीट टाइम बढ़ाते जाओगे हीट बढ़ती जाएगी। तो टेम्परेचर और टाइम के बीच में भी इसी तरीके का ग्राफ आएगा, है ना। सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। लिक्विड ऑक्सीजन दिया हुआ है 50 केल्विन के ऊपर, इसको हीट अप किया जाता है 300 केल्विन तक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। द रेट ऑफ हीटिंग इज कांस्टेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ द टेम्परेचर विद टाइम। 1 2 3 4। ठीक है, मुस्कान का 1, और कोई, हाँ जी बताइए। ठीक है, 3 और 1। ठीक है, तो भाई 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड कंडीशन में दी गई है। अब उसका हम यस। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो लिक्विड से ये यहाँ पर लिक्विड होगा और गैस भी होगा, फिर कंप्लीटली ये क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक ही कंडीशन दी गई है, यहाँ पर फेस चेंज ही नहीं कर रहा, डायरेक्टली बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, तो ये सही हमें नहीं बताता। ठीक है, सही कौन बता रहा है, 1 वाला। और यहाँ पर हमें पता है कि फेस चेंज में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ाता ही जा रहा है, तो ये भी गलत। इसमें कंटिन्यूली टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, तो ये भी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हमारी कैलोरीमेट्री के ऊपर। तो लिक्विड A and B are at 30 and 20 डिग्री सेल्सियस when mixed in equal masses. द टेम्प, बहुत सिंपल है, सबका आंसर आना चाहिए। द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज फाउंड टू बी 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। क्या होगा इसका आंसर, दो लिक्विड A और B को मिक्सअप कर रहे हैं, उनका सेम अमाउंट ले रहे हैं, इसकी स्पेसिफिक हीट एस ए में बोल देता हूँ, इसकी एस बी बोल देता हूँ, तो इनका रेशियो पूछा है एस ए एंड एस बी का। इसका टेम्परेचर था 30 डिग्री सेल्सियस और इन भाई साहब का था 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मिक्सअप करेंगे तो एक 26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें मिला है। तो ये हायर टेम्परेचर पर था, तो ये क्या करेगा, हीट लॉस। इसमें क्या होगा, हीट गेन। बस दोनों को कैलोरीमेट्री वाला लगा के प्रिंसिपल इक्वाइट कर दो तो रेशियो आ जाएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। यस दीपक, 3:2। यस, वेरी गुड, ये सिंपल ही था। ठीक है, सो लिख देंगे हम चीजों को।
ए की हीट लॉस तो दिस इज एम एस ए डेल्टा टी, बी का हीट गेन दैट इज एम एस बी डेल्टा टी। यस जयवीर, दिस इज करेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, तो एम से एम उड़ गया। ओके मुस्कान, आपका भी आ गया। ठीक है, तो डेल्टा टी दोनों के लिए अलग अलग है भाई। तो एस ए लिख दिया, डेल्टा टी हायर से लोअर पे, और यहाँ पर एस बी हायर से लोअर पर। ठीक है ना, तो एस ए यहाँ पर बच गया हमारे पास 4, यहाँ पर 6, तो एस ए अपॉन एस बी विल बी इक्वल टू 6/4 एंड इट इज 3/2। तो इनका रेशियो आया हमारे पास 3:2। तो ये यस है सर। हमारा आंसर। ठीक है, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ये करते हैं एनसीईआरटी वाला। ठीक है, तो कॉपर ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg is heated in a furnace to a temperature of 500 degrees Celsius, then placed on a large ice block. What is the maximum amount of ice that can melt? Specific heat of copper इतनी दी हुई है, heat of fusion of water इतना दिया हुआ है, कॉपर ब्लॉक इसका मास इतना है, उसको हीट अप कर दिया 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, अब उसको बर्फ के ऊपर रख दिया, ठंडे ठंडे बर्फ के ऊपर। तो कितने बर्फ को ये मेल्ट कर देगा, वो अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। आइस, इसके ऊपर रख दिया कॉपर, तो इसने हमारा बना दिया पानी। कितना पानी बना देगा भाई, 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर था ये। स्पेसिफिक हीट जूल पर ग्राम में दी हुई है। तो हायर टेम्परेचर पे कौन, कॉपर, लोअर पे कौन, आइस। तो हीट लॉस कौन करेगा, हीट लॉस बाय कॉपर विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय कौन, आइस। ठीक है, आइस का एक अमाउंट फिक्स नहीं है भाई। बहुत बड़ी आइस स्लैब है, उसके ऊपर हमने गरम गरम क्या रख दिया। ओके जयवीर, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो गरम गरम हमने कॉपर पर रख दिया उसके ऊपर, तो बस बेचारा आइस को हीट मिल रही है, वो पिघलना ही है उसको तो। लेकिन वो आइस बेचारा हीट लेना नहीं चाहता, उसको तो ठंडा ठंडा ही अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी हम, जालिम दुनिया है बेचारी, क्या करें, गरम गरम चीजें डाल देती है। ठीक है, कुछ लोग भी गरम गरम चीजों को ठंडा करने के लिए यूज करते हैं आइस को, सभी करते हैं। है ना, चिल्ड चिल्ड है ना। चलो जो भी है यार, यस हाँ 1.45 या 1.5 kg अप्रोक्सीमेट कह सकते हैं। ठीक है, तो वेरी गुड जय वीरेन काजल। ठीक है, सो देखो, कॉपर भी है हमारा, स्टेट तो चेंज नहीं करना है ना, और जो आइस है वो भी स्टेट चेंज नहीं, स्टेट चेंज करेगा। ठीक है, सो कॉपर का अमाउंट है हमारे पास 2.5 मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर इनटू डेल्टा टी। ठीक है, और इट इज इक्वल टू मास ऑफ आइस इनटू लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो फाइंड आउट क्या करना है, कितना अमाउंट ऑफ आइस हमारा पिघल जाएगा। ठीक है, कितना कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। तो एम कॉपर है 2.5, अब ये केजी में है तो इसको ग्राम में बदल देते हैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि एस कॉपर जो है वो जूल पर ग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, तो यूनिट्स का टंटा नहीं करना होता है हमें। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख दिया 0.39 डेल्टा टी, 500 से कहाँ पहुंचेगा, 0 के ऊपर, और इट इज इक्वल टू एम आइस, लेटेंट हीट ऑफ आइस दैट इज 335 जूल पर ग्राम।
अब भाई साहब कुछ नहीं बचा, इसको सोल्व करोगे तो m आइस इधर वाली वैल्यू आएगी ये 487,500 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू 335, डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 1455.22 ग्राम। ठीक है, अब इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का डिवाइड, तो m आइस जो वाटर का जो आइस मेल्ट हुआ है उससे वाटर बना है वो 1.45 किलोग्राम। ठीक है, जो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 1.5 केजी भी बोल सकते हैं। तो ये 1.5 किलो की कहानी है हमारे पास। क्लियर है? यस, यस सर। ऑलराइट, वेरी गुड। तो यहीं एंड करें कहानी को, क्या बोलते हो? बोलो भाई, नहीं बोलना चाहते क्या? ये बता दो, चलो एक सिंपल क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मिक्स्ड विद 1 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर। दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी। सिंपल है, ये भी आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा था भाई सॉलिड में गैस भी मिला सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। हाँ, अभी करना है, ठीक है चलो अभी कर दें। तो आइस को और स्टीम को मिला दिया गया है ना? तो हीट कौन गेन करेगा? आइस गेन करेगा। तो हीट गेन बाय आइस। हीट कौन लॉस करेगा? स्टीम। हीट लॉस बाय स्टीम बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आइस का अमाउंट कितना है? 5 ग्राम। स्टीम का अमाउंट कितना है? 1 ग्राम। ये है स्टीम 100 पे, आइस है हमारा 0 पे, दोनों को मिला दिया। तो फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर हमें फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल सी चीज है। पहले तो हमारी आइस क्या है? पानी बनेगी। ठीक है, तो 5 इंटू एल एफ, ठीक है डायरेक्टली लिख दिया MLF, प्लस 5 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी। टेम्परेचर अब इंक्रीज कर रहा है तो T माइनस 0, टी टेम्परेचर पे मान लेते हैं पहुंच गया होगा। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू हीट लॉस बाय द स्टीम। स्टीम थी हमारी, स्टीम से पहले पानी बना होगा। ठीक है, तो स्टीम का मास 1 और इसने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन प्लस MS डेल्टा टी 100 माइनस टी। ये चीजें समझ में आई क्या? क्या लिखा मैंने? ठीक है, दिस इज द मास ऑफ द स्टीम, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, क्योंकि स्टीम से जो वाटर बना है वो दोनों का मास क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, तो अब चीजों की वैल्यूज पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। तो LF कितना होता है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 होता है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है? 540 होता है ना? सो वैल्यूज पुट करते हैं। तो 5 इंटू 80 ये कितना हो जाएगा? 400 प्लस 5 इंटू टी, एंड इट इज इक्वल टू LV की वैल्यू 540 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 100 माइनस टी। ठीक है, तो इधर जाके ये हो जाएगा 60, इधर 640 और 400 जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 240। तो दिस विल बी इक्वल टू हमारा जो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस कहानी में क्या हुआ? जो हमारी बर्फ थी वो पूरी की पूरी पिघल गई, है ना? जो बर्फ थी वो क्या हो गई? पूरी की पूरी पिघल गई। यस, 40 डिग्री सेल्सियस, सही है देवीर। ठीक है, सो बर्फ हमारी पिघल गई है। अब जो स्टीम थी उसने भी अपना पानी बना लिया। ठीक है ना? तो जो कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर है वो कितना हो जाएगा हमारे पास? दैट इज 5 ग्राम ऑफ आइस प्लस 1 ग्राम ऑफ जो स्टीम थी वो जुड़ गए, यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास? 6 ग्राम ऑफ वाटर।
पानी ही पानी है भाई। ठीक है, ना वो स्टीम रह पाई ना वो बर्फ रह पाया, दोनों ही हो गए पानी पानी। ठीक है, तो यही है आज तक की कहानी। फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट कहानी। ठीक है बच्चों, ये तो राइम हो गई। ठीक है ना, चलो एंड करें यहीं पर। यार मैंने आज भी बोला उनको, ठीक है, अब वो जल्दी ही कांटेक्ट कर लेंगे। आपका ग्रुप में पीडीएफ नोट्स कैसे नहीं आते? आज ही तो मैंने सेंड किए हैं। 19 है ना अपना ये।